लाइव हो गया। चलिए, क्या हाल चाल है वो? हाय, और सब बताइए, और सब क्या हाल चाल? चलिए, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाय, देखिए, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल पढ़ा चुके हैं, भारत का गवर्नर जनरल पढ़ा रहे हैं, भारत का गवर्नर जनरल पढ़ा रहे हैं, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल पढ़ा रहे हैं, इसे आगे बढ़ेंगे और इसे आगे देखेंगे हम लोग, इसे आगे हम लोग देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल को। लेकिन पिछले क्लास में जो पढ़े हैं, एक दो प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। सबसे पहले कौन है? राजीव कुमार, जो यहाँ क्वेश्चन भेजे हैं। राजीव कुमार, हाँ बताइए, आप ही से है क्वेश्चन। सिख धर्म के 8वें गुरु कौन बने हैं? गुरु हरकिशन, हाँ ठीक है। आगे बताइएगा, सिख धर्म का संस्थापक कौन बना है? सिख धर्म के 8वें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। चेचक से किसका निधन हुआ था? इसी को कहा जाता है जो आपका क्वेश्चन है, गुरु हरकिशन को कहा जाता है जो आपका क्वेश्चन है। गुरु हरकिशन आपका उत्तर होगा। सर, जब लड़की लोग प्रवेश करती है, लड़के लोग बहुत चिल्लाते हैं अजीब तरह से। चलिए, तो स्टाफ सब नहीं रहता है जी, क्लासरूम में स्टाफ नहीं रहता है। अरे लड़की क्लास में इंटर करती है तो लड़का लोग चिल्लाता है, ये कंप्लेन आया है। स्टाफ सब नहीं रहता है क्लासरूम में। क्लासरूम में एगो दूगो स्टाफ को रखिए, कम से कम एगो स्टाफ जरूर रखिए, और जो लड़का चिल्लाता है उसको चिन्हित करवाइए, उसको सिर्फ चिन्हित करेगा स्टाफ। हम आएंगे तो इलाज हम उसका करेंगे, समझे? स्टाफ रख करके चिन्हित करवाइए तो क्या हल्ला करता है? ठीक है। क्या आप लोग, क्या ये सिनेमा हॉल है? विद्या मंदिर है जी, विद्या का मंदिर है महाराज, ठीक है। अरे पीछे से हल्ला करे, आगे से हल्ला करे, हल्ला तो करता है ना जी, आप ही में से न करता, आप ही लोग न करते होंगे। विद्या का मंदिर है महाराज, यहाँ पर सिनेमा हॉल जैसे सीटी बजाते हैं, समझ गए? तो ऐसे में ज्ञान होगा, कभी ज्ञान होगा? बताइए, नहीं होगा ज्ञान? दिक्कत है, भारी दिक्कत है, नहीं होगा ज्ञान, समझे? ये सब चिन्हित कीजिए तो देखते हैं, एक आध गो का इलाज हो जाएगा ना। उल्टा लटका के मारेंगे हम, समझे? खाली आप लोग चिन्हित करके हमको बता दीजिए, अगले क्लास में जो है बताइए हमको। चलिए, हाँ बताइए।
लॉर्ड विलियम बेंटिक किसके सहयोग से ठगी प्रथा का अंत किया? कर्नल स्लीमैन। बैठ जाइए। चलिए, हे खड़ी होइए। बताइए, एक आध गो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, फिर आगे पढ़ाएंगे। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कौन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बैठ जाइए। हे रेड टी शर्ट खड़ा होइए तो। रेड टी शर्ट खड़ा होइए जी। हाँ, नहीं नहीं, इधर। हाँ हाँ, शर्ट शर्ट सही है। बताइए, इधर बताइए, इधर मुंह इधर कीजिए। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ है? चलिए, खड़ा होइए हीरो, खड़ा होइए। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई है? बैठ जाइए। हे लड़की, है खड़ी होइए तो। पीला ड्रेस, पीला ड्रेस, हाँ खड़ी होइए। बताइए, पिंडारियों का दमन किसने किया? अंग्रेजों ने। वो तो ठीक है, अंग्रेजों ने किया। कौन अंग्रेज गवर्नर जनरल किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पिछला क्लास किए थे पिछला क्लास। रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। देखिए, पिछले क्लास का ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब बताइए कैसे होगा, बताइए। आए देखिए, जो पढ़ के जाते हैं ना, घर पे टाइम निकालिए थोड़ा सा, और टाइम निकाल करके पढ़े हुए चीजों का रिवीजन कीजिए और याद कीजिए। एक चीज को 5 बार बोलिए, 7 बार बोलिए, 10 बार बोलिए। जब तक याद नहीं होता तब तक बोल बोल के पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। यहां से पढ़ के जाते हैं तो दोबारा कॉपी पलट के देखते हैं, पलट के देखते तो जवाब तो देवे करते। दूसरा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ देते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुआ है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हम क्या बोलेंगे। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए। ठीक है, मतलब पिछले क्लास की चीज तक को आप लोग याद नहीं रखते हैं हो, तो आगे आप हमको बताइए, आगे कैसे चलेगा जीवन हो। जीएस इतना भास्ट है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ, रीजनिंग, करेंट बोल दिए हैं, इतना कुछ है। ठीक है, बताइए, अब पिछले क्लास के चीज को याद नहीं रखते हैं तो इतना चीज को कैसे आप लोग याद रख पाइएगा? है वह मारा। चलिए आइए, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम लोग बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल की अगर हम लोग बात करें तो भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल बना है चार्ल्स मेंटकॉफ। और चार्ल्स मेंटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने का काम किया, जिस वजह से चार्ल्स मेंटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेंटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और यहां तक हम आपको बता दिए थे, और हम आपको बोले थे कि जो है आपको अपने अपने कॉपी में लिख लेना है। लिखे हैं ना? हाँ,
पहले पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद हम आपका कॉपी चेक करेंगे। और आज करंट का भी कॉपी चेक करना है, फिर इसका भी हमको कॉपी चेक करना है, समझ गए। और फिर कुटाई भी होगा सबका, चिंता नहीं करना है। तो आ जाइए, जितना मजा मारना है 1 घंटा तक मार लीजिए, 1 घंटा के बाद तो सब मजा सजा में बदलेगा। अब आइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, उसके बाद चार्ल्स मेंटकॉप, और चार्ल्स मेंटकॉप के बाद लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। चलिए अब गुनगुनाना बंद कीजिए। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका शासनकाल है 1836 से 1842। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका शासनकाल 1836 से 1842। ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर 1836 से 1842 के बीच में रहे हैं। अब सुनिए, समझिए, देखिए, ऑकलैंड की अगर हम लोग बात करें तो ऑकलैंड के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत हुआ था, जो ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर, कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर। ग्रैंड ट्रंक रोड की अगर आप बात करेंगे तो कलकत्ता से लेकर के दिल्ली होते हुए यह आपको पाकिस्तान के लाहौर तक फैली हुई है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, उसका पुनर्निर्माण अगर देखा जाए तो उसका पुनर्निर्माण आपको किसने करवाया है? तो उसका पुनर्निर्माण करवाया है आपको लॉर्ड ऑकलैंड के समय ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण हुआ है। और ऑकलैंड के समय में ही ब्रिटेन की संसद ने, ऑकलैंड के समय में ही ब्रिटेन की संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि, ब्रिटेन की संसद ने ऑकलैंड के समय ही यह प्रस्ताव पारित किया कि जो भारतीय छात्र हैं, जो भारतीय छात्र मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने को लेकर विदेश जाना चाहते हैं, वो विदेश जा सकते हैं। तो भारत के वैसे छात्र जो मेडिकल की तैयारी विदेशों में करना चाहते हैं, उसे विदेश जाने की अनुमति लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही मिली। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, 3 आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है, जिसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो 1839 से 1842 के बीच में हुआ है। देखिए, जिस प्रकार अंग्रेजों ने नेपाल को जीतकर कंपनी साम्राज्य में मिलाने को लेकर आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा, उसी प्रकार से जो है आपको अंग्रेजों ने बर्मा को जीतने को लेकर आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने को लेकर आंग्ल अफगान युद्ध लड़ने का काम किया, जिसमें 3 आंग्ल अफगान युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच हुए हैं। और 1839 से 1842 के बीच जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुए हैं, उस प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में लॉर्ड ऑकलैंड को जगह जगह हार का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से लॉर्ड ऑकलैंड को वापस लंदन बुला लिया गया और उनके स्थान पर लॉर्ड एलनबरो को अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। और अंततः प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में लॉर्ड एलनबरो के नेतृत्व में ही अंग्रेजों को जीत मिली। लॉर्ड एलनबरो के नेतृत्व में ही अंग्रेजों को जीत मिली, अंग्रेजों को जीत मिली। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद अगला भारतीय गवर्नर जनरल अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड ऑकलैंड के बाद अगला भारतीय गवर्नर जनरल बना लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो। और जो लॉर्ड एलनबरो है, लॉर्ड एलनबरो की अगर हम लोग बात करें तो इनका शासनकाल है 1842 से 1844। एलनबरो ने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत दिलाया। इसके अलावे एलनबरो ने
इसके अलावे एलेनबरो ने सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध को जीतकर अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम लॉर्ड एलेनबरो ने ही किया। सिंध को जीतकर अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम लॉर्ड एलेनबरो ने ही किया। इसके अलावे आपको एलेनबरो ने ही 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा का अंत किया, अब दास प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा, इसको लेकर के घोषणा, दास प्रथा की समाप्ति को लेकर के घोषणा अगर देखा जाए तो दास प्रथा की समाप्ति को लेकर घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था। दास प्रथा की समाप्ति को लेकर घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था, लेकिन दास प्रथा का अंत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हो नहीं पाया। दास प्रथा का अंत अगर देखा जाए तो दास प्रथा का अंत एलेनबरो के समय 1843 ईस्वी में हुआ। अब कहिएगा दास प्रथा क्या है, तो देखिए, मानवों के क्रय विक्रय जो होते थे उसे ही दास प्रथा कहा जाता था। पहले क्या होता था, जैसे आज के डेट में वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उसी प्रकार से जो है पहले मानवों का क्रय विक्रय होता था, पुरुषों का महिलाओं का क्रय विक्रय होता था। तो मानवों के क्रय विक्रय जिस प्रथा के तहत होते थे उसी को दास प्रथा कहा जाता था, और दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलेनबरो ने ही 1843 ईस्वी में किया। अगली बात आप देखते होंगे, हर दफ्तर में, हर ऑफिस में, प्राइवेट हो सरकारी हो, सभी दफ्तर में रविवार को छुट्टी रहता है। रविवार को छुट्टी के प्रथा की शुरुआत एलेनबरो के शासनकाल से ही हुई मानी जाती है। एलेनबरो के शासनकाल से ही रविवार को छुट्टी की प्रथा की शुरुआत हुई मानी जाती है। लॉर्ड एलेनबरो के बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड एलेनबरो के बाद भारत का अगला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो इनका शासनकाल है 1844 से लेकर के 1848। 1844 से लेकर 1848 लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल है। अब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के विषय में अगर आप जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ही 1845-46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। आप याद कीजिए, जब हम आपको पंजाब पढ़ाए थे तो पंजाब को पढ़ाने के क्रम में हम आपको आंग्ल सिख युद्ध के विषय में बताए थे। आंग्ल सिख युद्ध के विषय में हम आपको बताए थे 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में जब हुए थे, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ही उस समय भारत के गवर्नर जनरल पद पर आसीन थे। और अगर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करें तो इनको इतिहास विशेष तौर पर याद इसलिए करता है क्योंकि इन्होंने नरबलि प्रथा का अंत किया है, क्योंकि इन्होंने नरबलि प्रथा का अंत किया है। नरबलि प्रथा विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो ओडिशा राज्य में एक जनजाति रहती है। ओडिशा राज्य की जनजाति का नाम है खोंड जनजाति। ओडिशा राज्य के खोंड जनजाति में विशेष तौर पर नरबलि प्रथा का प्रचलन था। ओडिशा राज्य के खोंड जनजाति में विशेष तौर पर जो है आपको नरबलि प्रथा का प्रचलन था, और नरबलि प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया। अब सवाल यह उठता है कि नरबलि प्रथा क्या है। देखिए, आदिवासी समुदाय के लोग, कई आदिवासी समुदाय के लोग, कई जनजाति समुदाय के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, विद्वान और स्वस्थ मानव का बलि देने का काम किया करता था। तो ओडिशा का जो खोंड जनजाति था, ओडिशा के खोंड जनजाति में इस प्रथा प्रचलन में था
कि इस जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, विद्वान और स्वस्थ मानव की बलि दिया करता था। इसी को नरबलि प्रथा कहा जाता था, इसी को नरबलि प्रथा कहा जाता था। जैसे आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि देवी देवता को खुश करने के लिए जो है बकरी का बलि दिया जाता है, फिर जो है आपको हाँ जो भी बकरी का बलि दिया जाता है, अन्य जानवरों का बलि दिया जाता है, भैंसा का बलि दिया जाता है, अन्य जानवरों का बलि दिया जाता है। उसी प्रकार से जो है आपको खोंड जनजाति के लोग मानव का बलि दिया करता था, मानव का बलि दिया करता था। वो भी जो सुंदर मानव था, जो स्वस्थ मानव था और जो विद्वान मानव था, उसका बलि जो है देने का काम खोंड जनजाति के लोग किया करते थे। इसी को नरबलि प्रथा कहा जाता था। इस नरबलि प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद जो अगला भारत का गवर्नर जनरल बना है उसका नाम है आपको लॉर्ड डलहौजी। जो अगला गवर्नर जनरल बना है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है 1848 से 1856। तो लॉर्ड डलहौजी के विषय में हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन उससे पहले जो अभी बताए हैं, जो बताए हैं उसको पढ़िए, उससे संबंधित चीज याद करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी। पढ़िए पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, बतिया रही है, पढ़ने बोले हैं, पढ़िए। पढ़ लिए। आइए आइए इतना याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत या पुनर्निर्माण किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसके समय हुआ? इसके बाद भारत के वैसे छात्र जो मेडिकल की तैयारी करना चाहता था उसे विदेश जाने की अनुमति किसके समय मिली? भारत के वैसे छात्र जो मेडिकल की तैयारी करना चाहता था उसे विदेश जाने की अनुमति किसके समय मिली? लॉर्ड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत किसके समय हुई? किसके समय हुई? चलिए आगे बताइएगा। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत किसने दिलाया? किसने दिलाया? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत कौन दिलाया? कौन दिलाया? लॉर्ड एलेनबरो दिलाया। ठीक है। इसके बाद दास प्रथा का अंत किसने किया? दास प्रथा का अंत किसने किया? आए? लॉर्ड एलेनबरो। सिंध को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में किसने मिलाया? किसने मिलाया? रविवार को छुट्टी की शुरुआत किसके समय से? किसके समय से? रविवार को छुट्टी की शुरुआत किसके समय से हुई? लॉर्ड एलेनबरो के बाद अगला गवर्नर जनरल कौन बना? कौन बना है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इसके बाद आगे बताइएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुए? किसके समय हुए हैं? नरबलि प्रथा का अंत किसने किया? नरबलि प्रथा का अंत। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद कौन बने हैं? कौन बने हैं? डलहौजी। चलिए अब आप डलहौजी के विषय में जानिए। देखिए डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू
ब्राउन रैमजे था। लॉर्ड डलहौजी का जो वास्तविक नाम था, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे, ये लॉर्ड डलहौजी का नाम था। भारत में, अब आप समझिएगा कि भारत में क्या हो रहा है, उधर गुटुरगु हो रहा है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। क्लास आती है यही गुटुरगु करने आती है, हैं? पढ़ने ना आती है जी। अजीब प्राणी सब है। 8वां अजूबा दुनिया का क्या है पता है? सबको पता होगा। लड़की साथ में बैठी और बात ना हो, ये दुनिया का 8वां अजूबा है, समझे? एकदम महान आत्मा सब है आप लोग। आप लोग के चरण कहाँ है? हमको तो मन करता आप लोग का चरण पघार के हम पी ले। जी बाल। चलिए सुनिए, समझिए, सुनिए समझिए। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया। भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी भारत में कंपनी साम्राज्य के विस्तार को लेकर एक नीति को चलाया, जिसे गोद निषेध प्रथा, या राजहड़प नीति, राजहड़प नीति या अपहरण की नीति, या अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। या अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। क्या है ये राज हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या अपहरण की नीति? इसको हम लोग समझते हैं क्या है ये। इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में डलहौजी ने यह देखा कि अधिकतर ऐसे राजे महाराजे हैं। डलहौजी ने यह देखा भारत में कि अधिकतर ऐसे राजे महाराजे हैं जिनका अपना संतान नहीं है, अपना पुत्र संतान नहीं है। तो भारत के जिस राजा महाराजा के पास अपना पुत्र संतान नहीं होता था, वो राजा महाराजा अपने निधन से पहले, वो राजा महाराजा अपने निधन से पहले, वो राजा महाराजा अपने निधन से पहले, अपने निधन से पहले, अपने निधन से पहले पुत्र गोद ले लेता था और उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता था। तो डलहौजी ने यह घोषणा किया कि भारत के देशी रियासतों के वैसे राजे महाराजे जिनका अपना पुत्र नहीं है, वो पुत्र गोद नहीं लेगा, वो पुत्र गोद नहीं लेगा, बल्कि उनके निधन होने के बाद वो राज्य ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में वो राज्य मिला लिया जाएगा। मतलब भारत के वैसे राजे महाराजे जिनका अपना पुत्र संतान नहीं था, उन्हें पुत्र गोद लेने का जो अधिकार था
उस पुत्र गोद लेने के अधिकार पर निषेध अर्थात रोक लगाने का काम लॉर्ड डलहौजी ने किया। और लॉर्ड डलहौजी ने पुत्र गोद लेने, भारतीय देशी रियासत के राजा महाराजाओं के पुत्र गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाया और कहा कि राजा महाराजा के निधन होने के बाद वह राज्य कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। इसे ही गोद निषेध प्रथा या इसे ही राजहड़प नीति कहते हैं। और राजहड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के तहत ही लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे ज्यादा ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड डलहौजी ने ही किया है और लॉर्ड डलहौजी ने जो है गोद निषेध प्रथा के तहत ही किया है। गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत भारत के तमाम देशी रियासत को कई वर्गों में बांटा गया था। अधीनस्थ देशी रियासत और भी कई सारे देशी रियासतों का गठन किया गया था। खैर उन चीजों से बहुत ज्यादा लेना देना आपको नहीं है, लेकिन हां एक बात ध्यान में रखना है कि लॉर्ड डलहौजी की प्रसिद्धि के यूं तो अनेकों कारण है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के प्रसिद्धि के अनेकों कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है आपको गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा जिसके तहत उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। इस गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को कंपनी के साम्राज्य में मिलाया गया। सतारा महाराष्ट्र में है। फिर आगे चलकर जैतपुर, बघाट, संबलपुर, झांसी, नागपुर, इन तमाम ऐसे क्षेत्र हुए, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हुए जिसे कंपनी के साम्राज्य में गोद निषेध प्रथा के तहत मिलाने का काम किया गया। जैसे झांसी की अगर आप बात करेंगे तो झांसी को 1853 में मिलाया गया। गोद निषेध प्रथा को थोड़ा सा और झांसी के एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए। झांसी कहां है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। झांसी उत्तर प्रदेश में है। देखिए झांसी उत्तर प्रदेश के झांसी के महाराज हुआ करते थे, उसका नाम था गंगाधर राव। और गंगाधर राव की पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव को अपना संतान नहीं था। जब गंगाधर राव का निधन हो गया तो उसकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को पुत्र के तौर पर गोद ली और दामोदर राव को झांसी का महाराज रानी लक्ष्मीबाई ने घोषित की। लेकिन अंग्रेजी कंपनी ने दामोदर राव को झांसी का महाराज मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पुत्र गोद लिया गया था, वो महारानी लक्ष्मीबाई का अपना पुत्र नहीं था और झांसी के महाराज गंगाधर राव का अपना पुत्र नहीं था, बल्कि दामोदर राव जो है गोद लिया गया पुत्र था। इसी वजह से अंग्रेजी कंपनी ने दामोदर राव को झांसी का महाराज नहीं माना और झांसी को 1853 ईस्वी में गोद निषेध प्रथा के तहत जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया गया। आशा करते हैं अब आपको गोद निषेध प्रथा और भी स्पष्ट हुआ होगा। हुआ ना स्पष्ट? चलिए ठीक है। इसके बाद गोद निषेध प्रथा का दुरुपयोग भी, गोद निषेध प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो गोद निषेध प्रथा का दुरुपयोग भी जो है आपको अंग्रेजी कंपनी के द्वारा किया गया। अंग्रेजी कंपनी के द्वारा गोद निषेध प्रथा का दुरुपयोग भी किया गया। कैसे अंग्रेजी कंपनी के द्वारा गोद निषेध प्रथा का दुरुपयोग किया गया? कैसे अंग्रेजी कंपनी के द्वारा गोद निषेध प्रथा का दुरुपयोग किया गया? राजस्थान का एक देशी रियासत था करौली राजस्थान का एक देशी रियासत था, उसे जबरन गोद निषेध प्रथा के तहत मिला लिया गया। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। भारत में जब
ब्रिटिश कंपनी का शासन था, तो कंपनी के शासन के दौरान लंदन में दो संस्था थी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यही दोनों संस्था भारत में शासन प्रशासन को देखा करती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामला को देखा करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कंपनी के राजनीतिक मामला को देखा करता था। जब राजस्थान के करौली को गोद निषेध प्रथा के तहत 1855 में मिलाया गया तो इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से मना कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने इसे स्वीकृति देने से मना कर दिया। देखिए, लॉर्ड डलहौजी हर संभव यह प्रयास किया कि अधिक से अधिक देशी रियासतों का कंपनी के साम्राज्य में विलय गोद निषेध प्रथा के तहत करे और अधिक से अधिक क्षेत्रों का विलय गोद निषेध प्रथा के तहत ही लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी के साम्राज्य में किया। और जो क्षेत्र जिस क्षेत्र पर गोद निषेध प्रथा लागू नहीं होता था, जिस क्षेत्र पर गोद निषेध प्रथा लागू नहीं होता था, उसको येन कैन प्रकारेन मतलब जैसे तैसे करके कंपनी के साम्राज्य में उसको भी मिलाने का काम जो है आपको किया गया। अब देखिएगा आप कि एक था अवध की आप बात करेंगे तो आज के डेट में जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उसके आसपास का इलाका है उसी को पहले अवध कहा जाता था। उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ और उसके जो आसपास के इलाके हैं उसी को कहा जाता था अवध। क्या कहा जाता था? अवध। अवध के नवाब 1856 ईस्वी के समय हुआ करते थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह का बेटा था बिरजिस कादिर वाजिद अली शाह का बेटा था। बिरजिस कादिर जो कि वाजिद अली शाह का बेटा था, बिरजिस कादिर वाजिद अली शाह का बेटा था। वाजिद अली शाह के बाद अवध के नवाब बिरजिस कादिर बनते, यानी अवध पर गोद निषेध प्रथा लागू नहीं हो रहा था। अवध पर गोद निषेध प्रथा लागू नहीं हो रहा था। तो इस स्थिति में लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स आउट्रम को कहा अवध को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। और डलहौजी के आदेश पर जेम्स आउट्रम ने अवध को लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया और जेम्स आउट्रम ने अपने रिपोर्ट में अवध को लेकर यह कहा कि यहां पर कुप्रशासन है, मतलब यहां की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहां के नवाब वाजिद अली शाह अच्छे ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं। तो जेम्स आउट्रम ने अपने रिपोर्ट में अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और लॉर्ड डलहौजी जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुप्रशासन के आरोप के तहत 1856 ईस्वी में अवध को भी जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया। कहने का मतलब यह है कि डलहौजी भारत में कंपनी के साम्राज्य के विस्तार को लेकर अनेकों नीतियों का अनुसरण किया। उसमें कुप्रशासनिक नीति, गोद निषेध प्रथा, इन तमाम नीतियों के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भारत में कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। और जब डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था तो डलहौजी को यह बात बतला दिया गया था कि आपको भारत में कंपनी के साम्राज्य का जितना विस्तार करना है आप कंपनी के साम्राज्य का विस्तार कर दीजिए, क्योंकि आपके बाद कंपनी के साम्राज्य का विस्तार अब नहीं होगा। तो इसी वजह से डलहौजी येन कैन प्रकारेन जैसे तैसे अलग अलग नीतियों के तहत कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। ये तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के विषय में कहा जाता है कि डलहौजी एक सुधारवादी गवर्नर जनरल भी था और डलहौजी के समय
भारत में कई सारे विकासात्मक कार्य हुए, कई सारे सुधारवादी कार्य हुए। डलहौजी के समय भारत में कई सारे विकासात्मक कार्य और कई सारे सुधारवादी कार्य हुए। जैसे अगर हम लोग डलहौजी की बात करें तो डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में, डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र के भीतर 16 अप्रैल 1853 को 1 पर 6 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के समय महाराष्ट्र में मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन हुआ। और डलहौजी भारत में रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिस वजह से डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक या पिता कहा जाता है। जिस वजह से डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक या पिता कहा जाता है, रेलवे का जनक या पिता कहा जाता है। इसके बाद डलहौजी के समय में ही 1854 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। और चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी, उस समिति ने भारत में शिक्षा के विकास को लेकर 1854 ईस्वी में जो सिफारिश किया, उसी को वुड डिस्पैच कहा जाता है। अर्थात वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया है और इस वुड डिस्पैच के तहत भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुए। वुड डिस्पैच में हर प्रकार की शिक्षा की बात की गई थी। और देखिए, पहले सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को शिक्षा दिया जाता था, लेकिन वुड डिस्पैच में महिलाओं को भी शिक्षा देने की बात की गई। पहले सिर्फ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाता था, लेकिन वुड डिस्पैच ने यह सिफारिश किया अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषा में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर आपको पहले सिर्फ सरकारी शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन वुड डिस्पैच ने सरकारी शिक्षा के साथ साथ प्राइवेट शिक्षा की भी बात करी। कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन वुड डिस्पैच से हुआ है, जिस वजह से वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा माना जाता है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसके अलावे लॉर्ड डलहौजी की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय कई सारे युद्ध हुए। जैसे लॉर्ड डलहौजी के समय 1848-49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और लॉर्ड डलहौजी के समय जब 1848-49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तो इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में सिखों की सेना को अंग्रेजी सेना ने पराजित किया और 1849 ईस्वी में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में भी मिलाने का काम लॉर्ड डलहौजी ने ही किया। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1849 ईस्वी में पंजाब को जीतकर भी कंपनी साम्राज्य में मिलाने का काम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए। इसके अलावे लॉर्ड डलहौजी के समय में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 ईस्वी में हुआ। 1851-52 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ। और इस द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से बर्मा का जो निचला हिस्सा है, इसे जीतकर कंपनी के साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही मिला लिया गया। और लॉर्ड डलहौजी के समय का जो ब्रिटिश भारत था, उसकी राजधानी कोलकाता थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाने का काम किया। शिमला को लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया। ये लॉर्ड डलहौजी के विषय में हुए। अब लॉर्ड डलहौजी के विषय में आप पढ़िए, फिर याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
पढ़ लिए। आइए बताइए हीरो सब, आइए। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? क्लियर है? इसके बाद आगे बता। पंजाब को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में किसने मिलाया? है? पंजाब को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में किसने मिलाया? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुए? कब हुए हैं? 1848। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुए हैं? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुए? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुए? डलहौजी ने पंजाब को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में कब मिलाया? 1800। डलहौजी ने पंजाब को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में कब मिलाया? कब मिलाया? 1849। इसके बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया? भारत में कंपनी के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया? किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने किया। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बतलाइएगा। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में कंपनी के साम्राज्य के विस्तार को लेकर कौन सा नीति अपनाया? गोद निषेध प्रथा या राजहड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य के विस्तार हेतु कौन सा नीति अपनाया? कौन सा नीति? कौन सा नीति? गोद निषेध प्रथा या राज अपहरण की नीति या राजहड़प नीति। राजहड़प नीति, अपहरण की नीति या गोद निषेध प्रथा से किसका संबंध है? किसका संबंध है? गोद निषेध प्रथा का सर्वप्रथम शिकार कौन बना? कौन बना है? महाराष्ट्र का सतारा। महाराष्ट्र का गोद निषेध प्रथा का सर्वप्रथम शिकार कौन बना है? महाराष्ट्र का सतारा बना है। और महाराष्ट्र का सतारा गोद निषेध प्रथा का शिकार कब बना है? 1800। महाराष्ट्र का सतारा गोद निषेध प्रथा का शिकार कब बना है? 1848। 1800। चलिए, जैतपुर और संभलपुर कब शिकार बना है? 1800। बघाट 1850। बघाट 1800। झांसी 1853। झांसी। नागपुर 1854। नागपुर 1854। तो एक बार फिर से, सतारा गोद निषेध प्रथा का शिकार कब बना? सतारा गोद निषेध प्रथा का शिकार जैतपुर और संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर। बघाट, बघाट, झांसी, नागपुर। क्लियर है? और कौन ऐसा देशी रियासत था जिसे गोद निषेध प्रथा के तहत मिलाया गया लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया? राजस्थान का करौली। राजस्थान का कौन ऐसा देशी रियासत था जिसे गोद निषेध प्रथा के तहत मिलाया गया लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से मना कर दिया? चलिए, अवध को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने कब अवध को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में मिलाया? 1800। 1800। किस आधार पर मिलाया? कुप्रशासन। किसके रिपोर्ट को आधार बनाते हुए? जेम्स आउट्रप। किसके रिपोर्ट को आधार बना? जेम्स आउट्रप। वुड डिस्पैच की सिफारिश कब आई है? 1854। वुड डिस्पैच की सिफारिश कब आई है? वुड डिस्पैच की सिफारिश कब आई है? 1800। वुड डिस्पैच की सिफारिश कब आई है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच किसके समय आया है? लॉर्ड। भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन किसके समय हुआ?
किसके समय हुआ? और डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब हुआ? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। और पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर में मुंबई से थाने के बीच चली थी। पहली रेलगाड़ी कितना किलोमीटर में चली है? कितना किलोमीटर में? पहली रेलगाड़ी कितना किलोमीटर में चल? 34 किलोमीटर में। 34 किलो, कहां से कहां? मुंबई से। और पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन 16 अप्रैल को हुआ था। इसी वजह से भारत में राष्ट्रीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय रेल दिवस कब मनाया जाता? भारत में राष्ट्रीय रेल दिवस कब मनाया जाता? भारत में राष्ट्रीय रेल दिवस कब मनाया जाता? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के सप्ताह को राष्ट्रीय रेल सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के सप्ताह को राष्ट्रीय रेल सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय रेल सप्ताह कब से कब तक? 10 अप्रैल से। और भारत के किस गवर्नर जनरल ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया? किसने बनाया? लॉर्ड। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत के जो अगले गवर्नर जनरल बने हैं उसका नाम है आपको लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है 1856 से 1862। और लॉर्ड कैनिंग की अगर आप बात करेंगे तो जो लॉर्ड कैनिंग है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय है। बताए हैं ना हो, हम आपको बताए थे जब ये चैप्टर शुरू किए थे तो हम आपको बताए थे कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के समय 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आया जिसे 1858 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। और जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम है, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल कर दिया गया भारत का वायसराय। और 1858 के अधिनियम के तहत ही लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। प्रथम वायसराय बने। अब आपको कैनिंग प्रथम वायसराय बने हैं तो वायसराय के विषय में जानेंगे, लेकिन ये अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पर ये 1856 से 1858 ईस्वी तक रहे हैं। जब कैनिंग 1856 ईस्वी में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पर थे तो कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। और इस एक्ट को पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के वजह से ही लॉर्ड कैनिंग ने इस एक्ट को पारित किया। अब ये एक्ट क्या है इसको थोड़ा सा आप समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। हिंदू धर्म में आज भी महिला हो या पुरुष सबको सिर्फ एक विवाह करने का अधिकार है। हिंदू धर्म में महिला हो या पुरुष सबको एक विवाह करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म की बात करेंगे, इस्लाम धर्म में 4 विवाह या कुछ स्रोत कहता है 7 विवाह, 7 विवाह भी लोग कर सकता है, समझे। तो देखिए हिंदू धर्म में महिला हो या पुरुष सभी को एक विवाह करने का अधिकार था। तो हुआ क्या था, पहले
कम उम्र में विवाह हो जाता था। पहले कम उम्र में विवाह हो जाता था, मतलब 8 बरस, 10 बरस के, 12 बरस के उम्र में विवाह हो जाता था। तो इससे होता यह था कि लड़का हो या लड़की, दोनों का शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण होता था, जिस वजह से काफी कम उम्र में लोग मर भी जाते थे। तो मान लिया जाए कोई लड़की है, उसके पति मर गए, तो पति के मरने के बाद जो है वो लड़की या वो महिला विधवा हो जाती थी। और हमारा समाज विधवा स्त्री को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे समाज में देखते होंगे, सामान्य तौर पर कहा जाता है जब किसी अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो विधवा का मुंह देख करके नहीं निकलेंगे। समझ गए? हमारे समाज में ऐसा है, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है ना? है। अब लोग शिक्षित हो गए हैं, तो अब लोग को पता है कि ये सब कुछ न है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में अभी भी थोड़ा बहुत है। हाँ, गांव में है, विशेष तौर पर। हाँ, गांव में है। सुनिए, अब तो हिंदू धर्म की महिला जब विधवा हो जाती थी तो उसे ना उसका घर वाला एक्सेप्ट करता था, ना ससुराल वाला एक्सेप्ट करता था। तो उस विधवा महिला का स्थिति बड़ी दयनीय हो जाता था। उस विधवा महिला का स्थिति बड़ी दयनीय हो जाता था। तो विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार मिल सके, ताकि विधवाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। इसको लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आंदोलन चलाया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार दिलाने को लेकर यह एक्ट पारित करवाया। और फिर हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने का या दूसरा विवाह करने का अधिकार मिल गया। और कोई भी लोग, हम हो या आप, कोई भी जल्दी विधवा से विवाह नहीं करना चाहता है। तो कानून तो बन गया, लेकिन कोई विधवा से विवाह नहीं करना चाहता था। इस वजह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने पुत्र का विवाह विधवा औरत से करवाया। अपने पुत्र का विवाह विधवा औरत से ईश्वर चंद्र विद्यासागर करवाए। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इस काम से लोग प्रेरित हुए, और फिर धीरे धीरे लोग विधवा स्त्री से भी जो है आपको विवाह करना शुरू किया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ। 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ। और इसके अलावे वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, वुड डिस्पैच में यह भी कहा गया था कि जैसे ब्रिटेन में लंदन विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालय का गठन किया जाना चाहिए। यह सिफारिश किया था वुड डिस्पैच ने। वुड डिस्पैच ने यह सिफारिश किया था कि जिस प्रकार से लंदन में विश्वविद्यालय का गठन हुआ है, लंदन विश्वविद्यालय का, उसी तर्ज पर जो है भारत में भी विश्वविद्यालय का गठन होना चाहिए। और वुड डिस्पैच के सिफारिश पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय ही कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। ये तमाम ऐसे काम है, ये सभी काम तब हुए हैं जब लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल पद पर थे। लेकिन आगे चलकर वे भारत के प्रथम वायसराय बने। एज ए भारत के वायसराय अब हम लोग उनको पढ़ेंगे। तो भारत का गवर्नर जनरल भी खत्म हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम लोग बंगाल के गवर्नर को पढ़े, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़े, फिर भारत के गवर्नर जनरल को पढ़े। अब हम लोगों को पढ़ना है भारत का वायसराय। अब भारत का वायसराय ही अंतिम है। भारत के वायसराय के बाद हम लोगों को अब इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम लोग भारत के वायसराय को पढ़ेंगे, लेकिन इतना बात पहले याद कर लेते हैं। बताइए गुरुजी लोग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय, क्लियर है बात? इसके बाद आगे बताइएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके समय पारित हुआ? किसके समय पारित हुआ? कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? और इसको पारित करवाने में किस भारतीय समाज सुधारक का योगदान है?
हाँ, किसका योगदान है? ईश्वर चंद विद्यासागर का योगदान है। इसके बाद लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ है? 1857। 1800 कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। 1857 की क्रांति किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? लॉर्ड। इतना बात क्लियर है? चलिए ठीक है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? भारत का वैसर। लेकिन पहले करेंगे अब होमवर्क चेक। क्या क्या होमवर्क था पता है ना? और डेली जितना बताएंगे उतना आपको अपने कॉपी में लिख करके लाना ही सदा सदा के लिए आपका होमवर्क है। बात समझे हो? सबसे पहले लड़की का कॉपी चेक कर लेते हैं। लड़की लोग अपना अपना कॉपी निकालिए और जो नहीं बना करके लाई है वो एकदम खड़ी हो जाइए अपने मन से। जो नहीं बना करके लाई है वो लड़की खड़ी हो जाइए। होमवर्क क्या क्या दिए थे? करंट का वीडियो देखना है और लिखना है। और इसके बाद जहां तक पढ़ाए हैं गवर्नर जनरल में उसको लिख करके लाना। यही ना दिए थे? चलिए लड़की लोग सब अपना अपना कॉपी पलटिए। जो नहीं लाई है खड़ी हो जाइए आराम से, जल्दी। पहले लड़की का कॉपी चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अपने मन से खड़ी हो जाइए, नहीं तो हम आएंगे तो हम अगर चेक करके खड़ी किए तो हम ज्यादा कूटेंगे। है वो अथी साफ करके दो जी, फट्टा साफ करके दो। तो अपने मन से खड़ी हो जाइए, समझे? नहीं तो कूटेंगे हम। चलिए करेंट कहाँ है? पलटिए कॉपी। पूरा लिखी है जी? पूरा लिखी है ना? छूटा हुआ है का है? पूरा लिखी है ना जी? हे अब्सेंट थे, काहे अब्सेंट रहते? कौन चीज का एग्जाम था? कहाँ है? एडमिट कार्ड दिखाइए। एडमिट कार्ड दिखाइए। मोबाइल में एडमिट है? हैं? पलटिए इधर। और हाँ, इतिहास का कहाँ लिखी है? इतिहास का कहाँ लिखी है वो दिखाओ। इतिहास का कहाँ लिखी है? इतिहास कहाँ लिखी है? दिखाओ जी। नहीं लिखी है? इतिहास भी नहीं लिखी है। चलो लो 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 लो। इतिहास 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 कहाँ है? कहाँ है इतिहास? आगे पलटो। आगे बेले जली के बाद वहां तक तो हम ही लिखाए थे। उसके बाद आगे कहाँ लिखी है? लीजिए लो। इतिहास कहाँ है? करेंट इतिहास दोनों का कॉपी निकालो। करेंट है इतिहास। हाँ इतिहास क्या है? वो करेंट है। इतिहास इतिहास कहाँ है आपका? है नहीं आए थे तो हम क्या करें? हाँ नहीं 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 नहीं, वो सब बहाना। क्या है वो? करेंट है। इतिहास है। करेंट हाँ। इतिहास करेंट दोनों का कॉपी दिखाइए। हाँ करेंट है, इतिहास है। हाँ कहाँ है? लीजिए 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 न, हो मार खाइए न। दिखाइए कॉपी, दिखा। पहला क्लास करेंट इतिहास दोनों का कॉपी। हाँ ठीक।
करंट, इतिहास, करंट, इतिहास दिखाइए, करंट, काहे, मौसी के ब्याह में गए थे। हाँ लीजिए, क्लास रेगुलर कीजिए, क्लास नहीं आ रहे थे इसलिए खाइए, बताइए आप। हाँ लीजिए, कोई बहाना नहीं, पढ़िए। दोनों कॉपी है ना जी, यही लड़की। करंट, करंट का कहाँ है तुम्हारा? है कहाँ है तुम्हारा करंट का? नहीं किया करंट, काहे काहे? तबीयत खराब था, ये बहाना है, वो बहाना है, तबीयत खराब था ये सब बहाना है। अरे ये सब बहाना, तबीयत खराब था ये सब बहाना है। करंट है, इतिहास बहाना है, ये सब बहाना है, बहाना है जी, बहाना है। पलटिए पलटिए तुम। माँ कसम बोलिए, हम लिखे हैं करंट, बोलिए माँ कसम करंट लिख बैठिए। हाँ इतिहास है, करंट लीजिए लीजिए न हो। चलिए दिखाइए, कॉपी दिखाइए दोनों। हाँ क्या, काहे? तब मार खाइए ना, आगे से कॉपी लेके आइएगा तब। ठीक है लीजिए लीजिए लीजिए। अरे ये जरूरी है, हो इसके बिना कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। इतिहास, काहे, कौन चीज का एग्जाम था? एडमिट कार्ड दिखाइए। हैं क्या बोल रही है जी, क्या बोल रही है? 16, 18, 20, 21, 22। ठीक बैठ जाइए। क्या क्या बोल रही है? ओ तो होमवर्क करके आना है, वो सब बहाना है। ठीक है, आगे से फिर दूसरा बहाना आप बनाइएगा आगे चल करके। कहाँ है, क्या है वो? इतिहास है, करंट है, इतिहास क्या? लीजिए मार खाइए, मार खाइएगा ना तो याद रहेगा। अरे थोड़ा सा इज्जतों पे तो पड़ेगा, यहाँ क्लास में मार खाए थे। इतिहास तब ना पढ़िएगा आप लोग, करंट इतिहास। चलिए क्या है, करंट इतिहास फर्स्ट क्लास है, ठीक। हाँ करंट लिखे थे, बोलिए माँ कसम लिखे थे हम, बोलिए ना माँ कसम लिखे थे, माँ कसम लिखे थे, कॉपी छूट गया है। बैठिए। पहला क्लास है, अच्छा। दूसरा क्लास है, अच्छा। मतलब जो बोले दाल, भात बोले भात। हे भगवान। दूसरा क्या है ये? हाँ इतिहास। हाँ आप बोलिए, आपका चौथा क्लास है? हैं काहे नहीं लाए, नहीं आए थे? काहे, कौन चीज का परीक्षा है? क्या
ये सब बहाना है, ये सब बहाना है। ठीक है, बैठ जाइए, जो लड़की खड़ी है बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। अब सुनिए, कल लड़का का कॉपी चेक करेंगे। कल मेरा ही ना क्लास है, हाँ मेरा ही क्लास। कल लड़का का कॉपी चेक करेंगे और इतिहास और करेंट दोनों होना चाहिए। बात समझ गए? हाँ, और हाँ सुन लीजिए, कल से बिहार पुलिस का एग्जाम गाइडेंस प्रोग्राम रात में 7:30 से 9:30 शुरू होने जा रहा है, इसी सेंटर पर, इसी क्लासरूम में। समझ गए? तो जो भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, परीक्षा दीजिएगा, वो अपना आ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।